डेली मैथ की प्रैक्टिस की सीरीज़ में आज हमारा 5वां दिन है। 5वें दिन की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं आपसे गणित के फिर से 10 सवालों के बारे में, जो जीएस पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। मेरा टारगेट है कि आप एग्ज़ाम में बैठें, आपके तो 8 के 8 क्वेश्चन आपको सही हों। इसकी पीडीएफ फ्री है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सभी के सभी पीवाईक्यू हैं, ये रियल पीवाईक्यू हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कट करके क्वेश्चन को लगाया है। रोज़ रात 9 बजे वीडियो मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली n संख्या की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य बताइए। आपके सभी ऑप्शन के बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात ये जो अभी हम पहले हम इसका आंसर बता दें कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य पूछ रहा है। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का कोई भी माध्य आप निकालें तो इसका मतलब होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा आपका कुल संख्या, ये होता है माध्य, ठीक है ना। या किसी भी तरीके का माध्य निकालना है, आप एवरेज निकाल रहे हैं या माध्य निकाल रहे हैं, तो कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या करेंगे तो माध्य निकलेगा। हमको बताना है n संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका फार्मूला कहता है n+1 2n+1 अपान 6। यही इसका फार्मूला है, याद कर लीजिए कि n संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य है। तो ऑप्शन नंबर सी में तो दिख गया। तो सर ये क्या है, इसको भी बता दें। तो ये है आपका कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, संख्याओं का ये योग है। क्या होता है फार्मूला? तो n+1 अपान 2। यहीं पे ये दूसरा जो फार्मूला आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि n+1 2n+1 अपान 6, इनमें केवल एक ही अंतर है, यहाँ पर n है। तो जब आप माध्य की बात करेंगे तो वही n नीचे चला जाता है और n से n आपका कट जाता है, तो आपका n+1 और 2n+1 अपान 6 बनता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये देखने को समझ में आ रहा है एक चीज कि जो n यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये वाला n, ये n क्या है? तो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। ये क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। और ये क्या है? तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का माध्य है। दोनों में अंतर है, बस यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? करेक्ट सी होगा। इन तीनों को याद कर लीजिए। n+1 अपान 2, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n+1 2n+1 अपान 6, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य, वर्गों का योग, और n+1 2n+1 अपान 6, ये क्या है कि n संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। प्लीज़ चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें कि 40 मार्क्स के जीएस के लिए आपको पीवाईक्यू ही आपके लिए रामबाण होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे भी, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारे सॉल्यूशन को देखिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलें आगे। पॉइंट कह रहा है कि कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान बताना है। ये आपका जैसे आप फ्रैक्शन का जोड़ घटाव पढ़े हैं ना, वही है सेम। इसी तरह इसको भी करेंगे। इसके नीचे 1 करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आपका साइन थीटा ही होगा। अब साइन थीटा को साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कास स्क्वायर थीटा होगा प्लस, जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे जोड़ रहे हैं। इसको इसमें डिवाइड कराएंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे साइन थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक चीज आपको देखने से पता चल रहा है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और नीचे हो गया साइन थीटा। लेकिन इसी प्रकार से अभी कहीं आंसर नहीं दिया, लेकिन एक और चीज होता है कि 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो जब उल्टा होता है तो जाहिर सी बात है 1 अपान साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा ही तो हुआ। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? 1 अपान साइन थीटा की वैल्यू होता है। यही तो हम लिखे हैं, और क्या लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? करेक्ट है। अगले पॉइंट की तरफ हम आपको लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कह रहे कि आवृत्ति बंटन में मध्यिका और माध्य आपका दिया हुआ है। मध्यिका कितना दिया है ध्यान देखिए, कल मैंने फार्मूला आपको बताया भी था। मध्यिका बराबर दिया है 28 और यहीं पे आपका माध्य बराबर दिया है कितना? तो माध्य बराबर दिया है 30। एक हमने मध्यिका बहुलक, मध्यिका, ठीक है, मध्यिका, फिर आपका बहुलक,
फिर आपका एक माध्य, इन तीनों का रिलेशन हमने कल क्वेश्चन में बताया भी था। जो डेली क्लास कर रहे हैं उनको जानकारी होगी क्या होता है। तो होता है तीन मध्यिका माइनस दो माध्य, कॉपी पे नोट कर लें आप लोग। तीन मध्यिका माइनस दो माध्य बराबर होता है बहुलक। ये होता है बहुलक मध्यिका और माध्य में रिलेशन। याद कर लीजिए फार्मूला को, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। जो भाई बहन ये स्टेट का पेपर देने वाले हैं, आज हमसे लिख कर ले लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, या क्वेश्चन मिले या फार्मूला मिले, 100% श्योर हूँ मिलेगा। तो तीन मध्यिका माइनस दो माध्य बराबर बहुलक होता है। अब फार्मूला अब वैल्यू पुट करिए, 3 मल्टीप्लाई मध्यिका की वैल्यू 28 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य की वैल्यू 30 है। बहुलक आपको निकालना है, बहुलक ही तो निकालना है। ये हो गया आपका बहुलक। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बटे 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 84 हो गया। और ये हो गया आपका 30 दूना 60 बराबर कितना हो गया, तो आपका ये बहुलक हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 4 में से 0 जाए 4 और 8 में से 6 जाए 2, यानी बहुलक की वैल्यू कितनी हो गई 24। कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं पसंद आ रहा होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज, और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका डेटा दिया हुआ है और इसका मध्यिका बताना है। तो मध्यिका दो तरीके से बनाते हैं। यदि मान लीजिए पूरे डेटा का नंबर काउंट करते हैं, सबसे बड़ी बात, और इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनको सबसे पहले हम लिखते हैं इसको आरोही या अवरोही क्रम में। चलिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, उसके बाद हम आपको फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले इसको हम, मेरा सबसे पहला काम आरोही क्रम होगा। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा 1 है, एक बार है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दो बार दिख रहा है, चलिए 5 दो बार हो गया। फिर 6 एक बार है, 6 एक बार है। फिर क्या है आपका 7 है, ठीक है, क्या है आपका 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख लिए। फिर आपका 7 है, और उसके बाद क्या है, और भी कोई नंबर है नहीं। तब काउंट करिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक और नंबर कोई जो छूट रहा है, एक है आपका 9। यानी n की वैल्यू देखें नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका 9 है, और 9 क्या होता है, तो विषम होता है। देखिए मध्यिका निकालने का दो चीज होता है। मध्यिका या दो तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है आपका सम संख्या के लिए अलग होता है, और विषम संख्या के लिए अलग होता है। यदि n बराबर आपका विषम संख्या हो, n मतलब नंबर ऑफ टर्म विषम हो, तो उसके लिए एक ही फार्मूला होता है n+1/2। क्या होता है, n+1/2 होता है। लेकिन यदि आपका यदि n बराबर आपका सम दे, सम का मतलब कि 2 हो 4 हो 6 हो, सम का मतलब जो नंबर 2 से कट जाए, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, उसके लिए जो मध्यिका होती है, वो क्या फार्मूला कहता है, ये कहता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई आपका 2। यही फार्मूला कहता है, क्या कहता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। यहाँ पर 1वां पद मतलब n/2वां पद है, और n/2 प्लस 1वां पद है, और फिर उसको 2 से डिवाइड करा देते हैं। हमारे पास आपके सामने क्या दिख रहा है, n बराबर 9 दिख रहा है, जो कि विषम संख्या है, ठीक है ना। तो विषम संख्या का अभी हमने फार्मूला बताया n+1/2। n की वैल्यू कितनी है, तो आपकी 9 है, और 1/2 मतलब कि 10/2, मतलब कितना हो जाएगा, पांचवा जो पद होगा वही उसकी मध्यिका होगी। पांचवा पद कहाँ है, 1 2 3 4 5, क्या है ये, पांचवा आपका क्या है, तो मध्यिका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। दोनों फार्मूला याद रख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। जो भाई बहन यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान दें। त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिज्या क्या होती है, इसके सेंटर से लेकर के इसके सरकमफेरेंस तक की दूरी कितनी होती है, त्रिज्या यहाँ, इसको मिला लीजिए, इसका पॉइंट ये होगा, इसका पॉइंट ये होगा, इसका पॉइंट ये होगा, इसका पॉइंट ये होगा। इन सभी केंद्र बिंदु को आपस में आप मिला लीजिए। मिला लिए, आपको क्या करना है, ये अंदर वाले की वैल्यू बतानी है। तो क्या यदि हम पूरे वाली वैल्यू में से ये जो आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड की वैल्यू निकाल दें और माइनस कर दें, तो वैल्यू हमारी पता चल जाएगी ना। तो सबसे बड़ी बात, त्रिज्या कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर ये है, एक ये है, एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, एक यहाँ से भी है, एक यहाँ से भी है, एक यहाँ से भी है, एक यहाँ से भी है। तो यदि हम बात करें इस पूरे भुजा की लंबाई की, तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो भुजा है वो भुजा की लंबाई कितनी हो गई,
2 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये बताइए जब भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया तो हमको इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, कहता है ना, भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4। टोटल तो 4 आ गया। अब हमको क्या करना है? त्रिज्यखंड का बात करना है। ध्यान दीजिए, कोई भी एरिया आप सेक्टर निकालते हैं, ध्यान दें, एरिया आप सेक्टर निकालने का एक फार्मूला कहते हैं, एरिया आप सेक्टर का थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, थीटा का मतलब क्या है कि यहाँ पे बनने वाला, ये जो मान लीजिए ये आपका कोई भी वृत्त है और यहाँ पे कोई चीज दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की चीजें, तो यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे जो कोण बन रहा होगा वही आपका थीटा होगा। तो ये बताइए यहाँ पे कोण क्या है? ये तो स्क्वायर बन रहा है ना, तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप 90 लिख सकते हैं, 90/360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू आपको नहीं पता, पाई रख दीजिए। आर की वैल्यू तो हमको पता है ना, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ये बताइए ये जो सेक्टर कितना है? 4 है ना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कुल 4 सेक्टर है। अभी तो एक सेक्टर के एरिया निकाले हैं, तो यदि हम 4 सेक्टर के एरिया निकालने जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करिए, 90 को 360 में डिवाइड कराएंगे तो 4 बार जाएगा, और इस 4 को इससे काट लेंगे तो कट जाएगा। सॉरी, 1 मिनट, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ आपके सामने। ध्यान दें, यही लिखे थे हम, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, इसको याद रख लीजिएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने निकाला, मैंने कहा था कि पूरे इस स्क्वायर के एरिया निकाल के और आपका जो त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे, 4 त्रिज्यखंड होगा, इन चारों त्रिज्यखंड के एरिया को माइनस कर देंगे तो अंदर वाली वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे बड़ी बात, जो त्रिज्यखंड का एरिया का फार्मूला क्या कहता है? थीटा अपान 360 इंटू पाई स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है? मतलब यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, और स्क्वायर का सबका एरिया कितना, सबका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90/360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर करिए 1 होगा, और कुल 4 त्रिज्यखंड है तो 4 लिखिए। इसको इससे डिवाइड करिए 4 बार में, 4 को इससे डिवाइड कराएंगे तो 1 बार में। इसका मतलब यहाँ पे केवल क्या बचा? पाई बचा कि नहीं बचा? केवल पाई बचा। यानी टोटल जो हमारी जो पूरे स्क्वायर का एरिया निकला है वो 4 निकला है, और इस पूरे चारों त्रिज्यखंड का एरिया निकला है वो पाई निकला है। तो इसको पाई माइनस कर लीजिए तो कितना होगा? 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो होगा अंदर वाली एरिया की वैल्यू, जो हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा, पसंद की बात छोड़िए। और ये है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। पीडीएफ मैं आपको पहले भेज देता हूँ, वीडियो रात को 9 बजे आती है, तो पहले खुद से कोशिश करिए, उसके बाद यहाँ पर कोशिश करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 पुरुष और 7 स्त्री एक काम को पूरा करने में 60 दिन का समय लेते हैं। मतलब 60 दिन 4 पुरुष भी करते हैं और 60 दिन 7 स्त्री भी करती है। उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुष और 7 स्त्री कितने दिन मिलेंगे? चलिए, सबसे पहली बात, जो स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए उनकी क्षमता का ध्यान होना चाहिए कि उनकी कितनी क्षमता से वो काम कर रहे हैं। यानी हम कह रहे हैं कि जो 4 पुरुष हैं वो 7 स्त्री के बराबर काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर महिला लिख दें, 7 महिला के बराबर काम कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें पुरुष बटा महिला की, तो यहाँ पे कितना होगा? 7/4 होगा। यही क्या हो गया इसका? यही इसका हो गया क्षमता। जितना काम हो, जितना पुरुष है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यानी क्या हो गया आपका कि 7 पुरुष का क्षमता हो गया, तो वहीं पे 4 महिला का क्षमता हो गया। अब हम इसी की मदद से हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। जब टोटल वर्क आप निकालने जाएंगे, या तो महिला से निकाल लीजिए टोटल वर्क, चाहे पुरुष से निकालिए। चलिए मैं पुरुष से निकाल के बता रहा हूँ। ये बताइए, 4 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं? 60 दिन में काम कर रहे हैं, तो तभी तो टोटल वर्क होगा। यदि हम बात करें 4 पुरुष की, तो पुरुष की जो क्षमता है वो 7 है, 7 की क्षमता से 60 दिन में करेगा ना। 4 पुरुष 7 की क्षमता से 60 दिन में करेगा, वही तो टोटल वर्क होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यानी 4 × 7 × 60, ये आपका कुल कार्य हो गया। अब हमको बात करना है आपको 8 पुरुष और 7 स्त्री को मिलकर के। तो इनको टोटल, जो हमारी पुरुष की क्षमता आई है वो महिला की क्षमता है, इन दोनों को आपस में मिलाइए। तो पुरुष की क्षमता 7 है, तो 7 × 8 = 56 हो जाएगा। महिला की क्षमता 4 है, 7 × 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 84। ये बताइए, इसको काम करने में इतने पुरुष लग रहे हैं, तो इस टोटल काम में यदि ये जो जितने पुरुष और महिला मिलकर काम कर रहे हैं, तो डे का पता चल जाएगा नहीं? पता चल जाएगा। तो ये होगा 12 × 7 = 84। ये 4 से डिवाइड कराएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से डिवाइड कराएंगे तो 20 बार जाएगा। यानी 8 पुरुष और 7 स्त्री मिलकर करेंगे तो आपका 20 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है।
आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाख के लाभ पर बेचता है। शायद क्वेश्चन रिपीट है, कभी हम पढ़ाए जरूर है, चलिए कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई वस्तु है जो 100 रुपए में खरीद के ला रहा है और उसको बेच रहा है 25% लाभ पर, जाहिर सी बात 125 रुपए में बेचा होगा। यदि उसने इसे 20% खरीदा होता और 10.5 रुपए की हानि पर बेचा होता तो 30% का लाभ प्राप्त होता। ये बताइए, यदि वो 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में चीज में खरीद लिया, लेकिन कह रहा है कि यदि 20% कम में आप होगा, 20% कम की बात है, यदि वो 20% कम में खरीदा होता, मतलब जाहिर सी बात है उसको 80 रुपए में खरीदा होता, तो 80 रुपए में खरीदेगा तो उसको 30% का लाभ हो रहा है ना। तो यदि हम इसका 130 निकालें तो कितना होगा, 130 निकालेंगे तो 104 रुपए में, यानी 104 रुपए में बेचता। हमारी बात समझिएगा, 100 रुपए में खरीद के लाया तो 125 रुपए में बेचा है, और 80 रुपए में खरीद कर लाता तो 30% लाभ पे बेचता तो 104 रुपए में बेचता। लेकिन उसको हानि कितने की हो रही है, 10.5 रुपए की, और यहाँ पे हानि कितने की हो रही है, जाहिर सी बात है पहले वो 125 रुपए में बेच रहा है, अब वो 104 रुपए में बेच रहा है, तो हानि कितने की हो रही है आप बताइएगा। हानि कितनी की हो रही है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 21 रुपए की हानि हो रही है, हो रही है नहीं। अब इस 21 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10.5 रुपए दी हुई है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.5 होगा, डिवाइड कराएंगे तो हमको वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो 100 रुपए है, तो 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 0.5 से, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 50 रुपए, यानी उसको 50 रुपए उसकी लागत मूल्य होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है कि स्प्रीट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4, यानी 1 रुपए की चीज को ला करके वो 4 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहा है, मतलब कि 5 रुपए में बेच रहा है। तो लागत मूल्य पर बेचने पर स्प्रीट में मिलाया गया वही बताना है, स्प्रीट में मिलाया गया पानी का लागत मूल्य बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता, तो अनुपात बताना है। तो ये बताइए लाभ यहाँ पे कितने का हुआ, तो 4 पर हुआ, तो लाभ तो 4 हो गया और लागत मूल्य कितनी हो गई, 1 रुपए हो गई। समझ गए कि नहीं, यानी 1/4 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 क्या होगा, यानी वो कह रहा है कि 25% का लाभ है, यानी 1 रुपए की चीज को वो 5 रुपए में बेच रहा है। सॉरी सॉरी माफी चाहते हैं, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। 25% का मतलब होता है आपका 1/4, मतलब कि 4 रुपए की चीज को वो 5 रुपए में बेच रहा है। ध्यान दीजिएगा, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, यानी वो जो 5 रुपए में बेच रहा है, तो स्प्रीट कितना रहा होगा इसमें, एक लाभ स्प्रीट पानी मतलब टोटल कितना है, तो 4 है, और वो बेच कितना में रहा है, यानी 1 रुपए को, यानी 1 रुपए जो चीज है, यानी 1 की वैल्यू है, वही आपकी स्प्रीट की वैल्यू है, यानी 1/4। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, घुमाऊ क्वेश्चन नहीं है, हम लोग कॉबिलो लगा लेंगे। अगले पॉइंट की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 11 पेंसिल है 10 रुपए में खरीदी जाती है और 10 पेंसिल है 11 रुपए में बेची जाती है। यहाँ पे देखिए ये सीपी है। पहली बात, यहाँ पे आप रुपए लिखिए और यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखिए। ध्यान दीजिए एक दोबारा, यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख दीजिए और यहाँ पे आप रुपए लिख दीजिए, ठीक है। ये बताइए 11 पेंसिल है ना, और रुपए कितना है, तो 10 रुपए है, और यहाँ पे कितना है, तो 10 पेंसिल है और क्या है आपका 11 रुपए है। सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के क्वेश्चन को लिए क्या करते हैं, ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका सीपी है टोटल और ये आपका एसपी है। यहाँ पर क्वांटिटी को दोनों को बराबर करेंगे। इस प्रकार की चीजों को, भाई 11 पेंसिल ले रहा है तो 10 पेंसिल क्यों बेचेगा, तो लाभ हानि कैसे पता चलेगा, दो पूरा पेंसिल बराबर करके बेचेगा तभी तो, यानी 11 खरीद के लाया तो 11 भी बेचेगा। तो 11 पेंसिल यहाँ पर है, 10 पेंसिल यहाँ है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको 11 से मल्टीप्लाई। तो अब दोबारा देखिए, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 110 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 110 होगा। लेकिन क्या बताइए 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, यानी 100 हो जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 121 हो जाएगा। यानी 100 रुपए की चीज खरीद के ला रहा है और 121 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ से दिख नहीं रहा आपको 21% का लाभ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कितना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये कह रहा है कि एक आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, आपको पता है कि इसका सक्सेसिव ऑर्डर में आपका फार्मूला लगा के निकालते हैं, क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है। वो कल जो हम आपको बताए थे वो दूसरी चीज थी कि कोई भी चीज बढ़ रही है
और उसको पहले अवस्था में लाने के लिए कितना कम या ज़्यादा किया जाए कि वो पूर्ववर्त अवस्था में आ जाए, तो वो चीज़ दूसरी है। ये है कि आयत है, इतना % बढ़ा दिया गया, इतना % घटा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना चेंजेज आएगा वो देखते हैं। तो 100 आयाम, आयाम का मतलब लंबाई और चौड़ाई, यही है ना प्रत्येक आयाम में, तो लंबाई और चौड़ाई होती है। तो 100 आयाम लंबाई में बढ़ा, 100 आयाम चौड़ाई में बढ़ा, और यहाँ पे 100 गुणे 100 बटा यहाँ पर क्या हो गया 100, 100 से 100 काट दीजिए, तो ये हो गया आपका 200 और ये हो गया आपका 100, कितना मिलकर हो गया आपका ये, तो 300 हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। आज के हमारे पूरे के पूरे 10 सवाल हो गए आपके सामने। 10 सवाल मैंने आपको करा दिया, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिए। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार के SCRT नोट्स चाहिए, SCRT या आपको किसी भी प्रकार के NCERT नोट्स चाहिए, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं 7905858205 पर। ठीक है, चलें।